नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री की कक्षा 6 की चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मेरे चैनल में 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं और बहुत सारे सब्जेक्टों की क्लास ऑलरेडी यहाँ चल रही है। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 5 को पढ़ते हैं, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें देखेंगे कि लोग शासक कैसे बने, धीरे धीरे शासन करना कैसे प्रारंभ हुआ। तो देखते हैं। लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया आज के जैसे चुनने की प्रक्रिया नहीं थी। पहले राजा का चुनाव नहीं होता था। क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। किसका होता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। आपने देखा होगा, रामायण लगभग सभी लोग देखे ही होंगे। रामायण में जब राम लंका से वापस आते हैं तो कुछ दिन बाद सीता हरण के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। फिर उसमें लवकुश कांड होता है। तो वही है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को यदि कोई दूसरा राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। यदि कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। यदि कोई घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। यदि कोई उस घोड़े को छोड़ दिया, उसका विरोध नहीं किया, तो स्वाभाविक है वह उससे क्या था? कमज़ोर था। ठीक है ना। अब देखते हैं फिर वर्ण व्यवस्था कैसे आई। तो वर्ण व्यवस्था जो थी, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहित के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जिन्हें वर्ण कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कार्य निर्धारित थे। इन्होंने कार्यों के आधार पर वर्णों का विभाजन किया था। तो जो वर्णों का विभाजन उन्होंने किया था तो वह 4 तरीके से किया था। 4 वर्ण, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य या वैश्य या शूद्र। तो देखते हैं, ब्राह्मण, इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का कार्य यह था कि यह शासक वर्ग था। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य, इसके अंतर्गत कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते थे। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, व्यापारी और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। फिर अंतिम जो आता था, अंतिम वर्ण है, वह है इनका काम तीनों वर्गों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ये ना तो यज्ञ कर सकते थे, ना ही कोई किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते थे। इनको यह अधिकार नहीं दिया गया था। अब देखते हैं, थोड़ा कुछ तथ्य देख लेते हैं। औरतों को शूद्रों के ही समान माना जाता था। ठीक है ना। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब देख लेते हैं और कुछ तथ्य। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। कुछ राजा आगे चल के अपने को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, जबकि पुरोहित वर्ण व्यवस्था में या वेदों में अपने को श्रेष्ठ बताए हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। इस प्रकार यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई? एक विवाद स्वरूप बनती गई। अब देखते हैं आगे, धीरे धीरे अब पहले छोटे छोटे समूहों में रहते थे, फिर जनपद कैसे बनने लगे। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों
को जनपदों के कुछ अवशेष मिले हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। पुरातत्वविदों को ये प्रमुख क्या मिले थे? जनपदों के कुछ अवशेष मिले थे जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। खुदाई से पता चला कि ये झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों एवं अन्य जानवरों को पालते थे। ओके, और ये क्या करते थे? इनकी जो खेती थी वह थी चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि जैसे फसलें उगाते थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो धूसर और लाल रंग के होते थे। ठीक है ना। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इनकी आकृति जो थी सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृति की थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनपद के बाद महाजनपद कैसे बने। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण थे जिन्हें महाजनपद कहा गया। इनकी एक राजधानी होती थी और इनकी क्या क्या विशेषता होती थी देख लेते हैं कि कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है ना। अगली जो विशेषता है, ऐसा लगता था कि लोग अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ये इनकी विशेषता हो गई महाजनपदों के। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। इनका भुगतान संभवतः आहत सिक्कों से होता था। सिक्कों का अध्ययन हम पाठ चैप्टर 8 में या पाठ 8 में अध्ययन करेंगे। तो क्या करते थे महाजनपद जो थे, ये सब किला बनवा लिए थे, कुछ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा लिए थे, सेनाएं रखने लगे थे और उनको नियमित वेतन भी दिया करते थे। अब महाजनपद कुछ कर भी लगाए थे, वो देख लेते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किला बनवाने, बड़ी सेना की आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु शुरुआत में समय समय पर लगाए गए उपहारों पर अब निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से वसूलने लगे थे। मतलब शुरू में तो वो जो लोग दे देते थे उन्हीं का वो मान लेते थे और उन्हीं का वो ले लेते थे, लेकिन अब जब उन्हें इनकी सबकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी तो ये क्या करने लगे, नियमित रूप से वसूलने लगे, कर के रूप में जो था, जो अभी भी आज भी चल रहा है। ठीक है ना, टैक्स जिसे कहते हैं। जो महाजनपद के समय जो टैक्स लगाए गए थे वो इस प्रकार हैं। पहला था कि फसलों पर लगाए गए कर, क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते थे, कृषक ही थे, जो उपज का 1/6 हिस्सा, 6वां हिस्सा मतलब कुल का 1/6 हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा गया था, बाद में भाग कहा गया था। तो कृषकों पर लगाए गए या फसलों पर लगाए गए कर कितना था, 1/6वां भाग। अगला जो था, कारीगरों के ऊपर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो जो कारीगर थे उनके लिए जो कर लगाया गया था वो श्रम के रूप में लगाया गया था। जो भी हो, जिस व्यापार को करता हो, वह राजा के लिए 1 दिन फ्री में करेगा। नेक्स्ट जो था, पशुपालकों व जानवरों व उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है ना, उनके जितने उत्पाद होंगे उसके रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार कर टैक्स लगाया गया था महाजनपद में। अब देखते हैं कृषि में कैसे परिवर्तन हुआ। तो कृषि में जो थे तो वो 2 प्रमुख बड़े परिवर्तन आए थे। पहला जो था, हल के फाल लोहे के हो गए थे, जो पहले लकड़ी के फाल थे और उस लकड़ी के फाल की तुलना में कठोर जमीन को आसानी से जोत सकते थे।
जिससे फसलों की उपज बढ़ गई थी। स्वाभाविक है, जब अच्छे से आप जुताई करेंगे तो फसल क्या होगी, ज़्यादा उत्पादित होगी। दूसरा जो परिवर्तन था, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया था, जो आज भी रोपण की प्रक्रिया चल रही है। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसको रोपण शुरू किया गया था, जो आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारा यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है ना। इन सभी कार्यों को ज़्यादातर दास दासी और भूमिहर खेतिहर मजदूर या कमकार किया करते थे। अब देखते हैं प्रमुख महाजनपद में कौन थे। उनमें जो पहला था वह था मगध, जो बहुत फेमस था। ठीक है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। यह जो था, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ठीक है ना। ये तीन कार्यों में सहायक होती थी। ये नदियाँ जो थी, गंगा सोन नदियाँ मगध के बीच से होकर बहती थी। ठीक है ना। ये तीन कार्यों में सहायक होती थी। पहला है यातायात, इसके माध्यम से जलयान के माध्यम से यातायात कर लेते थे, सफ़र कर लेते थे। जल वितरण, जल की आपूर्ति हो जाती थी। ज़मीन को उपजाऊ बनाना इन नदियों के माध्यम से बनता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो जो नदियों द्वारा बहाकर ले आए गए अवशेष निक्षेप होते हैं, उसमें वो उपजाऊ ज़्यादापन रहता है। यही कारण है कि भारत के उत्तर भारत में लगभग जो होती है खेती अच्छी तरह से की जाती है, क्योंकि यहाँ नदियों का एक मायका के समान है, या नदियों का एक जाल के समान है। अब देख लेते हैं मगध की जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कौन कौन से। मगध का एक हिस्सा जंगलों से घिरा था। इन जंगलों से हाथी पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था, और यहाँ से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। इससे मजबूत औजार और हथियार बनाया जाता था। अब देख लेते हैं मगध के कौन शासक हुए जो फेमस थे। मगध के दो शक्तिशाली शासक हुए, एक बिम्बिसार और एक अजातशत्रु बाद में उसे कहा गया। देख लेते हैं कि अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, मतलब कि कुछ भी हो, अन्य जनपदों को जीतने के लिए प्रयासरत रहते थे। पद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। महापद्मनंद नामक एक महाजनपद शासक था, जो उत्तर भारत के लगभग क्षेत्रों को ये जीत लिया था। ठीक है ना। इसकी जो राजधानी थी, तो यह बिहार के राजगिरी या आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र पटना को बनाया गया। तभी इसी समय एक सिकंदर नाम के यूनान शासक था, जिसके बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं कि 2300 साल से पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी सफलता न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्य जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। ठीक है ना। पूरे विश्व को तो जीतना चाहता था, लेकिन उसे पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। फिर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्य को जीतते हुए कहाँ, उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। ब्यास नदी के किनारे मगध जाना चाहा। ठीक है ना। ब्यास नदी को पार करके वो कहाँ जाना चाहा, मगध को जाना चाहा। लेकिन उसके जो सिपाही थे, उन सिपाहियों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। कारण क्या था मना करने का, कि भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इस कारण वो भयभीत होकर के ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है ना। ये तो रहा मगध महाजनपद। अब देख लेते हैं बज्जी महाजनपद। बज्जी महाजनपद था जो मगध के नज़दीक था। बज्जी राज था, जिसकी राजधानी थी वैशाली, बिहार। ठीक है ना। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है ना। तो ये जो मगध के नज़दीक ही था, जिसका नाम बज्जी था, और उसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। इसकी एक शासन व्यवस्था अलग प्रकार की थी, उसको देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं गण क्या है।
गण शब्द प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और जो संघ था, संघ अर्थात संगठन या सभा को कहा जाता था। अब देख लेते हैं वज्र की क्या विशेषता थी। इसमें कई शासक होते थे, इसमें कोई एक विशेष शासक नहीं होता था, राजा नहीं होता था, इसमें कई लोग मिलकर के शासन करते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, ठीक है ना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये मिलकर चर्चाएं करते थे, सभाएं करते थे। लेकिन इन सभाओं में स्त्रियां, दास और कंबकार इनको हिस्सा लेना नहीं दिया जाता था, या ये हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये रही वज्र शासक की विशेषता या वज्र महाजनपद की विशेषता। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए हैं, देख लेते हैं। जिसमें पहला था, बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य बहुत दिनों तक चलता रहा है, ठीक है ना। यानी हाल से मतलब इतना जल्दी इनको कोई जीत नहीं पाया। तीसरा जो है, गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। जो गुप्त वंश आया था वो फिर क्या प्राचीन ही काल में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वंश जो था गुप्त शासक, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह थे, सिकंदर गुप्त, चंद्रगुप्त, ये थे। तो ये क्या किए थे, इनको फिर जीत करके अपने राज्य में मिला लिए थे। अब देखते हैं जो मगध का एक बहुत बड़ा शासक था अजातशत्रु, और जो वज्र संघ था उसका क्या संबंध था। अजातशत्रु जो था वो वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था कि हम वज्र संघ पर आक्रमण करें कि नहीं। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया था कि बुद्ध ने पूछा था कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। पता चला ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, क्या कारण, उन्होंने बताया था कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे तब तक उनमें उनको हराना मुश्किल है। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे तब तक। पारंपरिक नियमों का पालन, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देने, वज्र महिलाओं को साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे तब तक। शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, मतलब अनुष्ठान करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक वो शासक, उनकी शासन व्यवस्था बनी ही रहेगी। इतना आसान नहीं होगा। बुद्ध ने अजातशत्रु को समझाया था। अब देख लेते हैं, ये रहा तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे संबंधित देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो निकल करके आते हैं। जिसमें पहला जो प्रश्न होता है वह है कि किस समूह को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था। ऑप्शन है विष या वैश्य, दूसरा है महिलाओं या शूद्र। तो आप इसको पढ़े होंगे तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, महिलाओं और शूद्र को। अगला जो प्रश्न था वह था महाजनपद की राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर दीवारें क्यों बनाई गई थी, क्या कारण था दीवार बनाने का। ऑप्शन है क्या अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए या फिर नगर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जिसका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए वो क्या किए थे, राजधानियों को किलेबंदी कर दिए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है महाजनपद शासकों ने कुल कृषक उपज का कितना प्रतिशत किसानों से वसूलते थे। ऑप्शन 1/4%, 1/6% और 1/8% या भाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/6% या भाग। अगला प्रश्न है जो लास्ट है कि वज्र संघ की सभाओं में
किसको शामिल होने का अधिकार नहीं था? किसको नहीं था? ऑप्शन है साहूकारों या व्यापारियों को, दूसरा स्त्री या दास या कम्मकार को। तो जो इसका उत्तर होगा स्त्री, दास या कम्मकार। तो दोस्तों ये रहा एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास का चैप्टर 5। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, कोई भी टॉपिक छोड़ी नहीं जाएगी। एनसीईआरटी का अच्छी तरह से शॉर्ट नोट में हम इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको इस पढ़ने में सहूलियत होगी, और साथ ही साथ आपके जो एनसीईआरटी बुक का ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है जो छोड़ा जा रहा है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। यहाँ शॉर्टकट नोट उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।